पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात समीकरण पर, द्विघात समीकरण को हल करना। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों पर, द्विघात समीकरणों पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरणों पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न द्विघात समीकरण पर आधारित, ऐसे प्रश्नों को हल करना जो आधारित हैं द्विघात समीकरण पर। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग के पास अभी तक हुआ करता था कि एक द्विघात समीकरण दिया है, उसको आपको हल करना होता था, उसका मान ज्ञात करना होता था। लेकिन अब हम जो लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न होगा। माने सबसे पहले हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसके पश्चात उसको हल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कहा गया, पहला एग्जाम्पल ध्यानपूर्वक देखिए और इसको लगाते हुए उतारते भी रहिए, साथ में इससे संबंधित एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप लगाएंगे। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। क्वेश्चन है एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग, एवं उसके व्युत्क्रम का योग 10/3। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। आपसे कहा गया तो संख्या ज्ञात करिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए सोल्यूशन में इसके देखिए, आपको संख्या नहीं पता है तो आप मान लेंगे, माना कि संख्या x है, माना कि संख्या x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। तो क्वेश्चन में कहा गया संख्या प्लस उसका व्युत्क्रम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्या प्लस संख्या का व्युत्क्रम बराबर कितना है? व्युत्क्रम बराबर है 10/3। कहा गया एक संख्या एवं उसका व्युत्क्रम का योग, तो प्लस कर लेंगे, योग को जोड़ लेते हैं। संख्या है हमारी x और उसका व्युत्क्रम है 1/x r = 10/3 ऐसा दिया गया है। तो हमारा समीकरण बन गया x + 1/x = 10/3। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x² + 1 r = 10/3। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x² + 3 r = 10x। पक्षांतर कर लीजिए, 3x² - 10x + 3 = 0। क्या मिल गया? द्विघात समीकरण। अभी जहां हम लोग पहुंचे हैं यहाँ हमको एक नया द्विघात समीकरण मिला है, इसी का फैक्टर हमको करना है। अगर इसका फैक्टर कर लेते हैं तो इसका मान निकल जाएगा। फैक्टर ABC की वैल्यू क्लियर है, A का मान 3, B का मान 10 और C का मान 3 है। 3 3 9 9 1 10 हो जाएगा। 3x² - 9x - x + 3 = 0। इसमें 3x कॉमन कर लीजिए, बचेगा x - 3, -1 कॉमन हो जाएगा, x - 3 = 0। अब फिर कॉमन कर लेंगे, x - 3 बचेगा, 3x - 1 = 0। अब दोनों अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो x = 3 एंड x = 1/3। तो x के मान आपने मालूम कर लिए, x का मान 3 हो सकता है या x का मान 1/3 हो सकता है। अतः संख्या आप लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट संख्या, दोनों पॉसिबल है। अभीष्ट संख्या क्या हो सकती है? 3 और 1/3 होगी। तो आपने ज्ञात कर लिया, ये है द्विघात समीकरणों पर आधारित या द्विघात समीकरणों पर आधारित या इबारती प्रश्न। द्विघात समीकरणों का इबारती प्रश्न होगा, चाहे उसी को कहने उस पर आधारित समीकरण होगा। माने ऐसे समीकरणों में, यानी इस तरह के क्वेश्चन में द्विघात समीकरण नहीं दिया होता है, बल्कि उससे संबंधित कोई वाक्यांश दिया होता है, उसको आप द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। अगला एग्जाम्पल तो उतार लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल संख्या 2। ये भी आधारित प्रश्न है। आज हम लोग इस पूरे वीडियो लेक्चर में केवल द्विघात समीकरणों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करिए। क्वेश्चन में कहा गया 16 को 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए, माने बांटना है। इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दूना, कि बड़े भाग के वर्ग का दूना, बड़े भाग के वर्ग का दूना यानी दुगना
छोटे भाग के वर्ग से, दुगुना की जगह पर आप दुगुना कर लीजिए, दुगुना छोटे भाग के वर्ग, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो, वर्ग से 164 अधिक हो। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। कौन सी संख्या है? 16। कितने भाग में बांटना है? 2। हम नहीं जानते कि पहला भाग कितना होगा, कितना कौन सा भाग होगा, लेकिन एक भाग इन्होंने कहा बड़ा रखिए और एक भाग छोटा रखिए, 2 भाग बनाने हैं। तो हमारे पास 2 भाग है, एक को अगर हम x मान लें तो दूसरा 16 - x हो जाएगा, निश्चित है। तो हमारे पास एक भाग x है और दूसरा भाग हो जाएगा 16 - x। इन्होंने क्या कहा? बड़े भाग के वर्ग, बड़े भाग का वर्ग करिए और उसका दुगना कर दीजिए, और छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। इसका मतलब बड़े भाग का वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। सबसे पहले बड़ा भाग मान लीजिए। माना कि संख्या का बड़ा भाग, संख्या माने 16, संख्या का बड़ा भाग ये हमने मान लिया है बड़ा भाग x, संख्या का बड़ा भाग क्या मान लिया? x। तो छोटा भाग क्या होगा? तो संख्या का छोटा भाग, संख्या का छोटा भाग 2 ही भाग होगा, एक भाग x हो गया तो दूसरा भाग होगा 16 - x। तो 2 भाग हो गए, एक x और दूसरा 16 - x। इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, बड़े भाग के वर्ग का दुगना। पता करते हैं क्या आएगा। बड़े भाग के वर्ग का दुगना, लिखते हैं क्या होगा? दुगना का मतलब 2 गुना, और कौन से भाग का? बड़े भाग। बड़ा भाग कौन है? x। तो कुल मिलाकर 2x² होगा। क्या होगा? 2x का स्क्वायर। बड़े भाग के वर्ग का दुगना कितना होगा? 2x²। छोटे भाग का वर्ग, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। कौन 164 अधिक है? बड़ा भाग। तो बड़े में से या तो 164 घटा दें या फिर छोटे वाले भाग के वर्ग में 164 जोड़ दे तो बराबर हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार आप लिखेंगे बड़े भाग के वर्ग का दुगना बराबर होगा छोटे भाग का वर्ग प्लस 164। यहाँ लिखेंगे बड़े भाग के वर्ग का दुगना, वर्ग का दुगना बराबर होगा छोटे भाग का वर्ग और प्लस 164। उधर क्यों 164 कर रहे हैं? क्योंकि इधर वाला 164 अधिक है, तो उधर जोड़ लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये होगा 2x का स्क्वायर और बराबर छोटे भाग का वर्ग क्या था? 16 - x का होल स्क्वायर और प्लस 164। समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करते हैं। उधर वाले में होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। 2x का स्क्वायर बराबर 256 और प्लस x का स्क्वायर माइनस 32x और प्लस 164। ध्यान दीजिए, समझ जाएंगे। एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं तो 2x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा प्लस 32x होगा और बराबर 256 में से 164 को घटा लेते हैं। यहाँ बचेगा x का स्क्वायर प्लस 32x और बराबर 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ बचा 15, 15 में से 6 जाएगा 9, तो यहाँ 1 और 1 कट जाएगा। तो छांतर कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 92 और बराबर 0। तो हमारे पास जो टॉपिक बनता है वो द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 92 = 0। ध्यान दीजिए, तो जो हमारे पास समीकरण बना है वो एक द्विघात समीकरण है। चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। 256 में 164 जुड़ेगा, यहाँ देखिए गलती हुई थी। 256 और ये प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा और जोड़ लेते हैं तो 6 4 10 के 0, हासिल 1 5 6 11 1 12 के 2 2 1 3 1 4 420 होगा। कितना होगा? 420। अब इसका फैक्टर करना है 32 बनाना। कितना करना है? 32। तो 420 का फैक्टर 42 × 10 और 42 में से 10 घट जाएगा 32 हो जाएगा। गुणनखंड आप लोग जानते हैं, x स्क्वायर प्लस 42x और माइनस 10x और माइनस 420 बराबर 0। x इसमें से कॉमन होगा, x प्लस 42 हो जाएगा, माइनस 10 कॉमन होगा, x प्लस 42 r = 0। इसमें से कॉमन होगा x प्लस 42 बचेगा x माइनस 10 r = 0। यदि x माइनस 10 = 0 करें तो x = 10 हो जाएगा।
दूसरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है उसको छोड़ देंगे। x बराबर 10 हो गया, इसका मतलब बड़ा भाग आप जान चुके हैं। इसका सलूशन क्या होगा, बड़ा भाग आपने लिख लिया 10 है, तो छोटा भाग आपको मालूम हो गया, छोटा भाग बराबर 16 माइनस 10 r इज इक्वल टू 6 होगा। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। दो भाग बन गए, एक हो गया बड़ा भाग 10 और एक हो गया छोटा भाग 6। तो आपने दो भाग निकाल लिया, एक छोटा भाग और दूसरा बड़ा भाग। तो बड़े भाग का वर्ग छोटे भाग के वर्ग, बड़े भाग के वर्ग का दूना छोटे भाग के वर्ग के दूने से वर्ग से 164 अधिक है। चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लगाएंगे भी, उतार भी लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट उदाहरण, एग्जाम्पल संख्या 3। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात समीकरण और अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों पर आधारित प्रश्न। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल संख्या 3। तीसरा क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्याओं पर। इस पर है तीसरा क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है वो 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। उसमें है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। संख्या से 63 घटाने पर अंकों के स्थान परस्पर बदल जाता है। तो 2 अंकों की संख्या में एक दहाई का अंक होता है और एक इकाई का अंक होता है। तो माना कि क्वेश्चन लिखें कि समझ जाएंगे। 2 अंकों की एक संख्या लिख देते हैं। क्वेश्चन में है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। कितना है, 8। 63 संख्या से 63 घटाने पर, तो संख्या जो भी रही होगी संख्या से कितना घटा रहे हैं, 63 घटाने पर। जब हम संख्या से 63 घटाते हैं, घटाने पर अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। घटाने पर अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। आपसे कहा गया तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं 2 अंकों की संख्या में एक अंक दहाई का होता है और एक अंक इकाई का होता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक, माना कि दहाई का अंक x एवं इकाई का अंक y। तो संख्या क्या होगी, दहाई में 10 से गुणा होगा प्लस इकाई होता है। गिनती हम लोगों ने सीखा है। संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। जैसे आपसे कहा जाए 43 को गिनाना है तो आप क्या लिखते हैं, 4 दहाई प्लस 3 इकाई। तो आप उसी में इकाई जोड़ देते हैं, संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। अब प्रश्नानुसार करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार संख्या के अंकों का गुणनफल, क्वेश्चन के अनुसार संख्या के अंकों का गुणनफल बराबर कितना है, 8। संख्या के अंक कौन कौन है, x और y। तो इनका गुणनफल x गुणे y बराबर 8 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या कहा गया, जब संख्या में से 63 घटाते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान बदलने का मतलब दहाई जो है इकाई के स्थान पर चला जाएगा और इकाई दहाई के स्थान पर चला जाएगा। संख्या क्या होगी, 10y प्लस 6। अब फिर से प्रश्नानुसार लिखेंगे पुनः, संख्या में से 63 घटाने पर, तो संख्या क्या है 10x प्लस y में से कितना घटाते हैं, 63। घटा देने पर क्या होगा, अंकों का स्थान बदल जाता है अर्थात संख्या बदल जाएगी, 10y प्लस 6 हो जाएगा। ऐसा इन्होंने कहा था, हमने लिख दिया। हटा देते हैं, 10x में से x इधर ला के घटा लेंगे, प्लस y में से 10y घटा देंगे और 63 को पक्षांतर कर देंगे। यहाँ बचेगा 9x और माइनस 10x में से x घटा 9x और यहाँ पर 9y r इज इक्वल टू 63। 9 कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 63, 9 सत्ते 63 होगा और x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो x का मान हम या y का मान निकाल लेते हैं, y बराबर हो जाएगा x माइनस 7।
इक्वेशन नंबर 3 इसका मान निकल गया y का कितना आया x - 7। y का मान मिल गया। अब इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। y के मान को कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई का मान है x - 7 r इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट हटाएंगे x² - 7x - 8 बराबर 0। 8 का फैक्टर 7 लाना है तो यहाँ लिख सकते हैं x² और माइनस 8x और प्लस x -8 और बराबर हो जाएगा 0। x कॉमन हो जाएगा x - 8 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा x - 8 इज इक्वल टू 0 और x - 8 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर होगा तो x बराबर 8। संख्या कितनी आई x बराबर 8। संख्या 8 है कि दहाई का अंक 8 है। दहाई का अंक 8 है तो इकाई का अंक भी मालूम कर सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। अतः y बराबर y इज इक्वल टू x - 7 और 8 - 7 इज इक्वल टू 1। तो दोनों संख्या मालूम हो गई। संख्या निकाल लेते हैं। संख्या हो जाएगी 10x और प्लस y बराबर हो जाएगा 10x का मान 8 और y का मान 1 होगा बराबर हो जाएगा 81। तो आंसर कितना होगा 81। तो आपने याद कर लिया। अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसके बारे में आपने मालूम कर लिया। आंसर हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा 81। इसी तरह से और भी मान होंगे -1, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है तो इसको भी उतार लेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल संख्या 3 हम लोग 4 पढ़ेंगे। इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल संख्या 4 चौथा क्वेश्चन जो इन्हीं संख्याओं पर आधारित है यानी इसी तरह के प्रश्न पर आधारित है, इसको उतारते रहेंगे। जो प्रॉब्लम होगी उसको आप जरूर पूछेंगे, व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे। एग्जाम्पल संख्या 5 4 था ये। एग्जाम्पल संख्या 4 चौथा एग्जाम्पल है एक भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है। क्वेश्चन में कहा गया एक भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, भिन्न का हर, एक भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से, उसके अंश के दुगने से, अंश के दुगने से एक अधिक है। अंश के दुगने से कितना अधिक है एक अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम। क्वेश्चन में कहा गया यदि भिन्न, यदि भिन्न और इसके व्युत्क्रम, और इसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग 2 सही 16 बटा, व्युत्क्रम का योग 2 सही 16 बटा 21 हो तो, 2 सही 16 बटा 21 हो तो भिन्न ज्ञात होगी। आपको भिन्न ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, जो कहा गया उसको फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो आपके पास जो प्रश्न है उसको एक बार फिर से देखेंगे। उसमें कहा गया एक भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है। एक भिन्न का हर है उसके अंश के दुगने से कितना एक अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16 बटा 21 है तो भिन्न ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है उसी का सलूशन हम लोग पढ़ेंगे। इसी भिन्न का सलूशन हमको पढ़ना है। इसी भिन्न का सलूशन हम लोग पढ़ेंगे। भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है तो भिन्न का अंश और हर मानना पड़ेगा। माना कि भिन्न का अंश x
एवं हर y। हमने मान लिया, माना कि भिन्न का अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या होगा? तो भिन्न हो जाएगा x बटा y। भिन्न x बटा y है। क्वेश्चन में कहा गया भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है। प्रश्नानुसार भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है। अंश के दुगने से अधिक है कौन? हर। एक भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है। तो एक अधिक है, अगर हर बड़ा है तो अंश में एक जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो भिन्न का हर क्या है? y। अंश का अंश क्या है? x प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऐसा कहा गया एक भिन्न का हर उसके अंश के दुगने कहा गया तो 2x होगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर आगे कहा गया पुनः और भी टॉपिक इसमें कहा गया यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, भिन्न प्लस उसका व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम, भिन्न प्लस भिन्न का व्युत्क्रम बराबर है 2 सही 16 बटा 21। भिन्न हमारा है x बटा y और भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा y बटा x। r इज इक्वल टू 21 दूना 42 प्लस 16 बटा 21। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया भिन्न और भिन्न के व्युत्क्रम का योग, यदि इन दोनों का योग, भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग यदि अलग है तो आपको ज्ञात करना है। तो इन दोनों चीजों के बारे में हमें अंदाजा था, तो इन दोनों को रख लेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है उसमें y का मान रख देते हैं। यहाँ हो जाएगा x बटा y की वैल्यू है 2x प्लस 1 और प्लस y का मान है 2x प्लस 1 बटा x। r इज इक्वल टू 42 और 16 जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा और डिवाइड बाई 21। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो भी अभी समीकरण लिखा गया है इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा सोल्यूशन आएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमको एलसीएम लेना होगा या फिर इसको और भी सॉर्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो एलसीएम भी हो जाएगा। अदर कंडीशन में हम एलसीएम के अलग भी कर सकते हैं। तो हम सीधे एलसीएम ले लेते हैं। x इंटू 2x प्लस 1, तिरछा गुणा कराएंगे x का स्क्वायर और यहाँ होगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 58 बटा 21। और भी रास्ता है, ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो इसको अलग अलग स्टेप भी बना सकते हैं। एक को आप y के बराबर मान लीजिए और दूसरा 1/y हो जाएगा, फैक्टर आसानी से हो जाएगा, मान रख देंगे, सरल हो जाएगा। वो भी एक रास्ता है, उस तरह से भी आप लगा सकते हैं। अनदर कंडीशन में आपको जैसा बताया जा रहा है ऐसे ही करना होगा। तो इस तरह लगाने के लिए आपको करना क्या है, दोनों का अलग अलग आपने एलसीएम किया। अब एलसीएम के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका भी हर में गुणा होगा। 2x का स्क्वायर प्लस x हो जाएगा और यहाँ x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x होगा। r इज इक्वल टू 58/21 जैसा लिखा गया। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इधर वाला मिटा दें, इसको लगाते रहिए। और सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपके लिए कुछ कठिन है, आप ऐसे ना करके बल्कि यहीं पर मानक कर लीजिए, व्युत्क्रम है, आसान हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेंगे। माना कि यहाँ मान लेंगे, माना कि x अपॉन 2x प्लस 1 बराबर y। तो इसी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 1/y। हमने मान लिया, y ना मानिए बल्कि इसको हमने p मान लिया, तो ये 1/p हो जाएगा। इन मानों को समीकरण 2 में रख देते हैं। इन मानों को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर जो मान अभी आपने लिखा है इन मानों को कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो जो भी मान आपके पास अभी दिया गया था उसको समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। रख के देखते हैं क्या मिलेगा। अगर हम उसको समीकरण 2 में रखते हैं तो एक हो जाएगा y और दूसरा हो जाएगा 1/y। एक हो जाएगा y और दूसरा हो जाएगा 1/y। तो उसको भी सिंप्लीफाई करना होगा।
रख देते हैं। तो पहला हो जाएगा p, इसको तो हमने p माना, दूसरा 1/p, r इज इक्वल टू 58/21। ध्यान से देखिए, एलसीएम हो जाएगा p और यहाँ होगा p स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 58/21, बराबर हो जाएगा 58/21। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 21p का स्क्वायर। कट तो नहीं जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, 58 और 21 हो सकता है किसी संख्या से कट जाए। तो जो आपने लिखा है 58 और 21 अगर किसी संख्या से कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तिरछा गुणा करा लीजिए। 21p स्क्वायर प्लस 21 r इज इक्वल टू 58 इंटू p। पक्षांतर करेंगे 21p स्क्वायर माइनस 58p और प्लस 21 बराबर 0। 21 का फैक्टर, 21 और 21 का गुणा कराएंगे और उसका फैक्टर भी हमको ढूंढना है। तो उन दोनों का गुणा कराते हैं और उसका फैक्टर भी लाना है। योगफल या अंतर जो हमारे पास बच रहा है उसमें 58 चाहिए। 441 तो बनेगा ही, तो उसका कोई दूसरा फैक्टर देखिए, कोई ऐसा फैक्टर जो उन दोनों पर आसानी के साथ सॉल्व हो जाए। चेक कर लेते हैं, हमारे पास है 21 और गुणे 21, इन्हीं का 58 बनाना है। तो इसको लिख सकते हैं 21 को 3 गुणे 7 और इसको भी लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 7 सते 49 और गुणे 9, 49 और 9, 49 से 50 और 58 बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 21p का स्क्वायर माइनस 49p और माइनस 9p प्लस 21 r इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन हो जाएगा 7p, बचेगा 3p और माइनस 7। यहाँ कॉमन कर लेते हैं 3p माइनस 7 r इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन होगा 3p माइनस 7, बचेगा 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर होता है 3p माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो p बराबर आपको मिलेगा 7/3। और अगर दूसरा 0 के बराबर होता है 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपको p बराबर 3/7 मिलेगा। अब इसी p का मान बारी बारी समीकरण 3 में रखेंगे तो आपको संख्या का मान मालूम हो जाएगा। p का मान हम एक लगा दे रहे हैं, दूसरा लगा लीजिएगा। p का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसमें रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर x अपॉन 2x प्लस 1 r इज इक्वल टू 7/3, यही होगा। तिरछा गुणा कराइए तो आपको मिलेगा 3x बराबर 7 2 जा 14x और प्लस 7। पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस 7 r इज इक्वल टू 14x माइनस 3। 14x में से 3x घटा लीजिए तो आपको मिलेगा माइनस 7 इज इक्वल टू 11x और x इज इक्वल टू माइनस 7/11। x का मान कितना होगा 7/11, तो एक वैल्यू हो जाएगी माइनस 7/11। इसी तरह से और भी मान हम लोग ज्ञात करेंगे। इन मानों को भी चेक करते हैं कि इनमें कौन सा वेरीफाई हो रहा है। तो माइनस 7/11 आपका सही सोल्यूशन नहीं है। दूसरा चेक करते हैं पुनः इसी प्रकार अगर फिर रखते हैं x अपॉन 2x प्लस 1 में 3/7 रख देते हैं तो आपको मिलेगा 7x बराबर 6x प्लस 3 और x इज इक्वल टू 3। यही सही वैल्यू, x इज इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। लेकिन x नहीं पूछा जा रहा, भिन्न पूछा जा रहा है, तो आप भिन्न लिख सकते हैं। भिन्न हो जाएगा x बटा y की वैल्यू है 2x प्लस 1 r इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 r 7। तो आंसर आपका यही होगा। आपसे कहा गया भिन्न ज्ञात करिए, तो भिन्न हो गया 3/7। तो आपने ज्ञात कर लिया उस भिन्न को, और वो भिन्न है 3/7। समझ पाए हैं? तो हमारा अगला प्रश्न जो इसी पर आधारित है, नेक्स्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण पर आधारित हमारा अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल संख्या 5। बड़े प्रश्न हैं, इसको आप पूरा लगाने का प्रयास करेंगे। जो प्रश्न आपसे नहीं लगता है उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज पर आधारित, एग्जाम्पल संख्या 5। पांचवा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी सबसे छोटी भुजा के दुगने से 6 मीटर अधिक है। क्वेश्चन में कहा गया एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण इसकी सबसे छोटी भुजा, इसकी सबसे छोटी भुजा
के दुगने से, भुजा के दुगने से 6 मीटर अधिक है, 6 मीटर अधिक है। क्वेश्चन में कहा गया समकोण त्रिभुज का कर्ण इसकी सबसे छोटी भुजा के दुगने से 6 मीटर अधिक है यदि तीसरी भुजा कर्ण से, क्वेश्चन में कहा गया यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर छोटी है, कर्ण से 2 मीटर छोटी है तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करिए। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करिए। प्रश्न एक बार फिर से देखिए। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, क्वेश्चन में जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण इसकी सबसे छोटी भुजा के दुगने से 6 मीटर अधिक है। ये तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर छोटी हो तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करिए। तो सबसे छोटी भुजा आपको माननी होगी। माना कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा आधार, हमने ए मान लिया। सबसे छोटी भुजा क्या है? ए। तो उसका कर्ण प्रश्नानुसार कर्ण बराबर क्या है? सबसे छोटी भुजा के दुगने से 6 मीटर अधिक है। इसका मतलब कर्ण बराबर क्या होगा? छोटी भुजा का दुगना, छोटी भुजा का दुगना और प्लस कितना? 6। और कर्ण को अगर हम k से लिखते हैं तो छोटी भुजा हमने आधार मानी है, उसका दुगना 2a + 6 होगा। कर्ण का मान हो गया 2a + 6। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर छोटी तो तीसरी भुजा कौन होगी? पुनः तीसरी भुजा, पुनः लिखते हैं तीसरी भुजा, यहीं से हम मान निकाल लेंगे। और आधार बराबर k - 6/2 = a। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। पुनः तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर छोटी है, तीसरी भुजा छोटी है कर्ण से, इसका मतलब कर्ण ज्यादा है तो कर्ण में से 2 मीटर घटा देते हैं। तीसरी भुजा बराबर कर्ण -2, क्योंकि तीसरी भुजा छोटी है किससे? कर्ण से, तो कर्ण ज्यादा है। तीसरी भुजा को लंब मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा k - 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लंब के। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। इसी में लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह पर कर्ण ही रहेगा, लंब की जगह पर k - 2 का होल स्क्वायर, आधार की जगह पर k - 6/2 का होल स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिए, इस तरह लिख सकते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, k का स्क्वायर बराबर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस, लिख देते हैं k स्क्वायर प्लस 4 - 4k प्लस 1/4, और यहाँ होगा k स्क्वायर प्लस 36 - 12k। उम्मीद है आप जान पाए होंगे। 4 इसमें एलसीएम हो जाएगा तो आपको मिलेगा 4k का स्क्वायर = 4 का यहाँ गुणा होगा 4k स्क्वायर प्लस 16 - 16k और प्लस k का स्क्वायर प्लस 36 - 12k। इसका जो एलसीएम था हमने इधर गुणा करा दिया। 4k स्क्वायर कट जाएगा। अब सबको एकत्रित कर लेते हैं और k स्क्वायर 16k और 12k जुड़ जाएगा, 16 और 28 के, 16 और 12 28 के, 36 और 16 भी जुड़ जाएगा, प्लस इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 और 6 12 के 2, हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। 52 r = 0। तो आपके पास इक्वेशन हो गया k स्क्वायर, क्वेश्चन बना k स्क्वायर - 28, k स्क्वायर और -28 और प्लस 52 और बराबर 0। इक्वेशन ध्यान से देखिए। तो जो हमारे पास टर्म बन रहा है उसी को लिखते हैं। इसी में हमको k का मान भी ज्ञात करना है। तो 52 का फैक्टर 28 चाहिए, तो 52 का फैक्टर लिखते हैं 13 × 4, 13 × 4। तो इसको लिख सकते हैं 13 × 2 × 2, 13 दूनी 26, 26 × 2, 26 में 2 जोड़ देंगे 58 हो जाएगा, 28 भी हो जाएगा और गुणा करा देंगे तो 52 भी हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 26k और -2k,
माइनस 2k प्लस 52 r इज इक्वल टू 0। आर के इसमें से कॉमन हो जाएगा, k माइनस 26 माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, k माइनस 26 इज इक्वल टू 0। फिर r यहाँ करके लिख सकते हैं, r k माइनस 26 कॉमन होगा, बचेगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और k बराबर 26 एंड k बराबर 2। तो कर्ण आपने निकाल लिया, कर्ण हो गया या तो 26 होगा या फिर 2 होगा। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, अगर हम 2 ले रहे हैं तो बाकी भुजाएं नेगेटिव में आ जाएंगी, इसलिए हम 26 को ही लेंगे। अगर कर्ण 26 है तो आधार क्या होगा, आधार a बराबर, ध्यान से देखिए उसका मान हम यहाँ रख रहे हैं, आधार k माइनस 6 डिवाइड बाई 2, k माने 26, 26 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, 26 में से 6 घटेगा 20, 20 में 2 से भाग होगा 10 हो जाएगा। इसी तरह से लंब भी निकाल लेंगे, लंब क्या होगा, लंब l बराबर k माइनस 2, k कितना है 26, 26 में से 2 घटा देते हैं 24, तो हमारे आंसर हो जाएंगे 10 होगा, 24 होगा और 26। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इन सभी पर आधारित प्रश्नों को आपको लगा करके आना है। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपके द्वारा नहीं लगते हैं उसको YouTube चैनल पर पूछना है। धन्यवाद।